नमस्कार, मैं आशुतोष ओझा। जी बिजनेस डिजिटल की खास पेशकश बुलंदियों का बजट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के गांव के किसान की और ग्रामीण विकास की। इस बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान विनोद आनंद जी हैं। विनोद जी एमएसपी पर गठित प्रधानमंत्री की समिति के सदस्य हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरे टर्म के लिए बतौर शपथ ली तो एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश गांव और किसानों के लिए खास कर गया जब उन्होंने पहली फाइल जो दस्तखत की थी तीसरे टर्म में, वो थी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की। यह एक फाइल पर दस्तखत ही नहीं था, यह एक संदेश भी था कि ये जो तीसरी टर्म की सरकार है उसका फोकस गांव भी है, किसान भी है। आप इस पूरे जो परिदृश्य को किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं मैं, और ये एक रिफ्लेक्शन था कि जो भी नीतियां पहले भी थी और आगे भी वो फार्मर सेंट्रिक होगी, इकोनॉमिकली वायबल होगी, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगी, और इन सबसे खास वो ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेबल होगी। इन चारों तत्वों के ऊपर प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि उन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया है कि जो किसानों की सम्मान है वो सर्वोपरि है। जो इन्वेस्टमेंट फिलहाल वेयर हाउस में होना है जी, जो इन्वेस्टमेंट सहकारिता के माध्यम से होना है, और जो पैक्स से अपेक्स की प्रक्रिया है, वो एक अलग मील का पत्थर साबित होगी। ना ही सिर्फ फसल विविधीकरण और नेचुरल फार्मिंग, बल्कि आने वाले समय में जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है, उस वैश्विक मूल्य श्रृंखला से किसानों को कैसे जोड़ा जाए और वो फार्मर सेंट्रिसिटी उसमें कैसे हो, तो ये इस बजट का मुख्य आधार रहेगा। पूर्व के बजटों में भी आपने देखा होगा कि खास करके जो इथेनॉल का प्रोडक्शन और कंप्रेस्ड बायोगैस की जो एक बातचीत की गई, जो जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो किसानों के आय को बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि एक उसको वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ करके और उसके जेब में पैसे कैसे आए, जो किसानों से संबंधित व्यापार होता है उसमें, इस पे पूरा बजट में इसका इस बार इन्वेस्टमेंट होगा। बजट का आधार वो होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना हो या इथेनॉल का प्रोडक्शन हो, उसके लिए राशि काफी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट काफी आएगा। पिछले 2 टर्म में कई योजनाएं चली किसानों के लिए और एग्री सेक्टर के लिए, जिसमें से पीएम किसान हो, मानधन हो, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो। अब सर, ये गठबंधन की नई सरकार है, गठबंधन की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। अब बजट पेश होने वाला है, क्या आपको लगता है कि कृषि और किसान के लिए भी इस बार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ नए ऐलान होंगे या कुछ ऐसी नई स्कीम्स लाई जाएंगी जो बार बार जो हम बात करते हैं कि इनकम बढ़ाना, तो वो इसकी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगी? आशुतोष जी, इस बजट में जो मुख्य रूप से आप देखेंगे वो ये होगा कि किसान जो ऋण मुक्ति की बात करता है वो पूर्णतः ऋण से मुक्त होगा। वो उस चक्कर में, जो साइकिल में बार बार उलझता रहता है कि लोन लो और इन्वेस्ट करो, फिर लोन माफी करो, और फिर धरना दो, और फिर कुछ एक जो राजनीतिक से ओत-प्रोत जो लोग होते हैं उनको लेके सड़क पे बैठ जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसा है, ये बजट ऐसा होगा जिसमें वो इन्वेस्टमेंट होगा जिससे किसान को ऋण कैसे मिले, सिर्फ किसानों से ही, किसानी से भी आमदनी ना हो, बल्कि जो फसल बेचने के बाद भी और बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि मान के चलिए उसका जो एग्रो इनपुट वो खरीदता है, वो सही तरीके से उसको कैसे मिले, उसके घर पे कैसे मिले। मतलब सर, हम ये देखेंगे कि जो बजट होगा वो इंक्लूसिव ही नहीं, प्रोग्रेसिव होगा एग्रीकल्चर के लिए और किसानों के लिए। सर, इसमें एक हम जब एग्री सेक्टर की ग्रोथ की बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2024 में या 1.4% के आसपास रहा। 2023 वित्त वर्ष 2023 में 4.7% की वही थी एग्री सेक्टर की ग्रोथ। या गिरावट थोड़ी सी चिंताजनक, निराशाजनक हो सकती है। हालांकि इस बार मानसून अच्छा दिख रहा है। आगे की ग्रोथ आप पूरे सेक्टर की कैसे देख रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में जो होगा, एग्रीकल्चर का एक अलग इंडेक्स बनाने की बातचीत होगी। हमारी कमेटी के माध्यम से इस पर चर्चा चल रही है और हम लोग उसमें बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे जो एग्रीकल्चर का इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ जो ऐड कर दिया गया है, जैसे कि मान के चलिए अगर प्याज का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रकें चलती है, ट्रक का इंस्टॉलमेंट जाता है, ड्राइवर की सैलरी जाती है, डीजल उसमें प्रयोग होता है, तो ये सारा कुछ कहीं कृषि से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये कृषि का भाग है, तो ये कृषि में क्यों ना जुड़े। उसी प्रकार से कृषि से संबंधित जो एग्री बिजनेस होता है वो इंडस्ट्री का भाग होता है।
और ये कारण है कुछ मिला जुला करके कि एग्रीकल्चर का इंडेक्स जो जैसा होना चाहिए खाद्य कृषि और सहकारिता का, वो वैसा नहीं है। और इसके मुख्य कारण से बाकी के एग्रीकल्चर में, बाकी की चीजों में तो इन्वेस्टमेंट होता है, FIIs भी आते हैं, FDIs भी आते हैं, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो इस बजट में ऐसे रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, ऐसे नियामक बनाए जा रहे हैं कि जिससे किसान और किसानी के ऊपर और उससे संबंधित जो व्यापार हो उस पर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आए और लोग भी इन्वेस्ट करें, बिजनेस हाउसेज से कैसे इंटीग्रेट हो और साथ में किसान उस बिजनेस से कैसे इंटीग्रेट हो। जैसे कि मान के चलिए अगर हम दाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई XYZ कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई गई है, किसान पैक्स के माध्यम से उसका सदस्य है और जो बेचा जाएगा उसका डिविडेंड भी उसको मिलेगा 50%। तो ये व्यवस्था की गई है। तो ये पूरा एक नए नजरिए से कृषि को देखा जा रहा है और कृषि की व्यवस्था को देखी जा रही है और इसलिए ये बजट अपने आप में दूरगामी होगा। मतलब एक कृषि को पूरा एक इंडस्ट्री की तरह ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी है, जिसमें भी इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो। ठीक है सर, आप कृषि में एक MSP एक बड़ा मसला है। MSP पर आप प्रधानमंत्री की समिति के सदस्य भी हैं। क्या MSP को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ तैयारी चल रही है? क्या आप मानते हैं कि भी जरूरत है कि इस पे हम एक बड़ा आमूलचूल बदलाव कर सकते हैं? और बजट एक अच्छा मौका है, उसके जरिए हम इस बात का संदेश भी करोड़ों किसानों को दे सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए 2.5 लाख करोड़ रुपया अभी MSP में इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा मुश्किल से 9% किसानों को मिल पा रहा है। आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट MSP को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाया जाए, और पूर्वांचल और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, खास करके वैसे राज्य जहाँ की वैसे कमोडिटीज का उत्पादन होता है जो MSP की व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं। हम प्रॉमिस तो 23 कमोडिटीज के लिए कर रहे हैं, परंतु सारी कमोडिटीज की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जो व्यवस्था बनानी है, इसलिए पैक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपने ये सुना होगा पिछले अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस में माननीय मंत्री जी के द्वारा यह हम लोगों को आशीर्वाद मिला है कि 2029 तक सारे पैक्स में, सारे पंचायतों में पैक्स होगा और सारे पैक्सों में वेयर हाउसेज होंगे। तो एक ऐसा एक उदाहरण होगा जिससे आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक 5 ही साल में हम लोग सारा कुछ कर पाएंगे। MSP की कानूनी गारंटी का तो कोई मतलब बनता नहीं है और कानूनी गारंटी कुछ होता नहीं है। जो एक बार किसान कह दिया, जो एक बार सरकार की किसी अंगीभूत इकाई ने कह दिया कि हम खरीदारी करेंगे तो करेंगे। ये कानूनी गारंटी क्या होता है? कोई जुडिशरी थोड़ी है कि जिसमें हम संविधान में, हमारा संविधान में डायरेक्टर ये सवाल मैंने अप्रत्यक्ष रूप से रखा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा हुआ है। मैं सीधा सीधा सवाल का आपके जवाब दे रहा हूँ। कानूनी गारंटी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है और कानूनी गारंटी वर्तमान में दी जा रही है। तो हम इसका आमूलचूल समाधान करेंगे इसके अपने बजट के द्वारा भी और आगे आने वाले नीतिगत सिद्धांतों के द्वारा भी। ये एक बड़ा मसला, बहुत संवेदनशील मसला है और देखेंगे कि ये किस तरह की आगे की रणनीति MSP पे सरकार की होती है खेती किसानी को स्मार्ट और लाभकारी बनाने के लिए। और ये जरूरी इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ी युवा आबादी को इसमें जोड़ा जाए और शामिल किया जाए, क्योंकि इस तरह कुछ बदलाव ऐसे हों जो प्रोत्साहन दें। क्योंकि एक मसला यह भी है कि रोजगार सेंट्रिक भी किसी को बनाना होगा। अब इस बदलावों के लिए क्या इस बजट में कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो इसमें हमें एक नया मार्ग दिखाएं, एक नया रास्ता दिखाएं, जिससे कि नए नए युवा भी जोड़े, कृषि लाभकारी हो और रोजगार के बड़े मौके उपलब्ध हो सके। आशुतोष जी, ड्रोन दीदी आपके सामने एक एग्जाम्पल है। पिछले 2-3 साल पहले ड्रोन जैसी कोई चीज थी नहीं, आज ड्रोन दीदी है। एक ड्रोन को चलाने में 6 लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये समझिए कि इससे संबंधित जो रेगुलेशन है, जो इस तरह की नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिससे ड्रजरी फार्मर्स का कम हो रहा है और एक नए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब जब ड्रोन बनेगा तो उसका एक इकोनॉमिक जोन भी बनेगा। तो कोऑपरेटिव जैसे बनाई जा रही है तो इसका कोऑपरेटिव इकोनॉमिक जोन भी बनेगा और मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें इन सिटू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। यानी कि जहां वो होगा उसको कहीं शहर माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा अपने 10,000 या 15,000 की नौकरी के लिए, और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से वो MBA करके ही कृषि में आए। तो बहुत बड़ा बदलाव होगा जो फूड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका जो वापसी आएगी वो 1.3 वर्षों में आएगी। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन की 10वीं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि आप कृषि में अगर 1 रुपया डालते हैं तो 1.3% में साल में वापस आता है। IT में डालते हैं तो 7 सालों में वापस आता है और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं तो 4.5 वर्षों में वापस आता है। तो कृषि में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वापस भी आएगा, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी जल्दी है और एम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट खेती में क्रिएट होंगे। अगर पैक्स मान के चलिए 2.5 लाख बनेंगे तो हर पैक्स में 20 लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। तो 20 गुना कितने 2.5 लाख पैक्स हो गए, इतना रोजगार तो आपके सामने है।
तो उसको सही तरीके से करना और सही एचआर क्रिएट करना, ये एक देश की जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। चलिए सर, ये बहुत ही सकारात्मक बात रही आपकी और सकारात्मक संदेश आपने जो बातचीत के लिए दिया है। अब हम बजट पर हमारी नजर रहेगी कि बजट से हमें कितना पॉजिटिव इनपुट वित्त मंत्री की तरफ से आता है। इस विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।